गांधी वाड्रा कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। इसी बौखलाहट में अशोक गहलोत ने यूपी सरकार को बसों का 36 लाख का बिल थमा दिया। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार ने यूपी सरकार को बिल का तुरंत पेमेंट करने के लिए भी कहा है। कांग्रेस की इस ओछी सियासत पर बीजेपी ने गहलोत सरकार और कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। अशोक गहलोत ने जो बिल भेजा वो कोटा के उन छात्रों के नाम है जिन्हें राजस्थान सरकार की बसों ने यूपी भेजा। दरअसल लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी के लिए राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार की मदद की थी। यूपी सरकार ने बसें भेजी थीं, लेकिन छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से राजस्थान सरकार ने अपनी कुछ बसों से छात्रों को यूपी स्थित उनके घर भिजवाया था। उसी बस का कुल 36,36,664 रुपए का बिल अब राजस्थान सरकार ने भेजा है। दिलचस्प बात यह है कि बसों के डीजल का करीब 19 लाख गहलोत सरकार पहले ही ले चुकी है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में करीब 12,000 छात्र फंसे थे। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने घर पहुंचाने के लिए 560 बसें भेजी थीं। छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण राजस्थान सरकार ने 70 बसों का इंतजाम किया था। इन्हीं बसों का किराया अब राजस्थान सरकार मांग रही है। इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया। संबित पात्रा ने दावा किया कि योगी सरकार पहले ही डीजल के नाम पर 19 लाख रुपए दे चुकी है। पात्रा ने लिखा कि कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। असल में इस बिल कांड को यूपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बस पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस की तरफ से 1000 बसों के मामले में यूपी में कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर सियासत हुई। दोनों दलों के बीच लेटर वॉर हुआ। योगी सरकार ने बसों की मंजूरी दी तो प्रियंका गांधी की तरफ से इसकी लिस्ट भेजी गई, जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से भेजी गई लिस्ट में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स वाले नंबर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कोरोना के बेकाबू हालात पर उद्धव ठाकरे की जमकर क्लास लगाई। उद्धव ठाकरे को डरपोक और अनुभवहीन कहने तक से फडणवीस नहीं चूके। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में स्थिति आउट ऑफ द हैंड यानी काबू के बाहर नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार कोरोना वायरस को लेकर असमंजस की स्थिति में है। उद्धव ठाकरे को ये नहीं समझ आ रहा कि वो स्थितियों पर काबू पाने के लिए क्या फैसला लें। वो बहुत डरे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि शुरू से ही गलतियां होती रही हैं और गलत नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में फैसला लेने की क्षमता का अभाव है। गठबंधन पार्टी में समन्वय नहीं है और अधिकारियों में भी समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से हालात खराब हुए हैं। फडणवीस ने कहा कि हालात बिगाड़ने के लिए गठबंधन सरकार तो वजह है ही, साथ ही ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरह निर्भर होने की वजह से भी ऐसा हुआ। बीजेपी नेता ने कहा कि सीएम नए हैं और फैसला लेने में डरते हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से फैसला लेती है। फडणवीस ने कहा कि कोविड-19 के बाद भी प्रवासी मजदूर वापस आएगा या नहीं, इसे लेकर भी डर है। उनके वापस आने के आसार नहीं दिख रहे। कोविड के बाद भी अगर मजदूर वापस नहीं आएंगे तो उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मजदूर उनकी जगह नहीं ले पाएगा। खास तरह की इंडस्ट्री में काम करने वाले अलग अलग मजदूर हैं और उन्हें एक दिन में रिप्लेस नहीं किया जा सकता। स्किल्ड लेबर को तो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से ही गलतियां की हैं। जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये सही से लागू नहीं हो पाया क्योंकि सप्लाई चेन सही से काम नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने राशन दिए, लेकिन तब भी यहां मार्च अप्रैल में उन लोगों को राशन नहीं मिला जिनके पास राशन कार्ड्स थे। मई में उन्हें राशन मिला। जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं थे उन्हें सरकार ने राशन देने की बजाय पका खाना देने का फैसला किया और उसे भी सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। राजस्थान का बदला मायावती मध्य प्रदेश में कांग्रेस से लेंगी। मतलब साफ है कि कमलनाथ की राह में मायावती कांटे बोएंगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। उपचुनाव से पहले बीएसपी ने साफ कर दिया कि किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे।
एमपी बीएसपी अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आदेशानुसार एमपी में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी सभी 24 सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इन 24 सीटों में से हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर पूरे दमखम से लड़ेंगे। इस संभाग की मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों की करीब 13 सीटों पर पहले हमारे विधायक रह चुके हैं। पिप्पल ने बताया कि बाकी 8 सीटों पर भी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे और उन सीटों पर पार्टी की स्थिति को बेहतर करेंगे। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव के लिए हमारी तैयारी जमीनी स्तर पर चल रही है। हालांकि लॉकडाउन के चलते हमारी तैयारी थोड़ी धीमी हुई है। पिप्पल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी एवं बेरोजगारी हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके अलावा हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में दावेदारी आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद पैनल सूची मायावती को भेजी जाएगी। पिप्पल ने बताया कि बीएसपी के सभी कार्यकर्ता दिन रात संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालात कोई भी हो, उद्धव और उनके बेटे आदित्य को इससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों को मतलब सिर्फ अपना चेहरा चमकाने से है। कोरोना काल में चेहरा चमकाने का खास तौर से कोई तरीका सूझ नहीं रहा था तो उसने सैनिटरी नैपकिन के पैकेट पर ही अपनी तस्वीर चिपकाकर बंटवा दिया। सैनिटरी नैपकिन पर मुस्कुराते हुए आदित्य ठाकरे की तस्वीर मुंबई में महिलाओं के बीच बांटी गई। आदित्य ठाकरे की इस हरकत से राज ठाकरे की पार्टी आपे से बाहर हो गई। उसने कहा कि मुंबई के कोलाबा इलाके में आदित्य ने अपनी तस्वीर लगी नैपकिन्स बंटवाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आरोप लगा रही है कि राज्य में सत्ताधारी शिवसेना कोरोना संकट में अपना प्रचार करने में पीछे नहीं है, क्योंकि वे मुंबई में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित कर रही हैं और इसमें महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की तस्वीर है। शिवसेना द्वारा कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को इन्हें वितरित किया गया। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट किया कि सैनिटरी नैपकिन पर आदित्य ठाकरे की तस्वीरें हैं। इन्हें शिवसेना के युवा सेना द्वारा वितरित किया गया, जबकि आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अकेले मुंबई में कोरोना संक्रमण के 25,000 से ज्यादा मामले हैं। उद्धव सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगाम नहीं लगा सकी है, जिसको लेकर राज्य सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। कोई उद्धव ठाकरे को डरपोक बता रहा है तो कोई अनुभवहीन। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक शरद पवार का हाथ उनके सिर पर है, उनकी कुर्सी बची रहेगी। कोरोना संकट के इस दौर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोगों की मदद का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। कांग्रेस लोगों की सहायता के बजाय कोरोना पर राजनीति कर रही है। बुधवार को फेसबुक लाइव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब तक 67 लाख लोगों की मदद कर चुकी है। 67 लाख लोगों में से 60 लाख उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि बाकी 7 लाख दूसरे प्रदेशों के हैं। अगर कांग्रेस के दावों पर विश्वास कर लिया जाए तो कांग्रेस 90% यूपी के लोगों को मदद करने का दावा कर रही है। सवाल ये है कि 90% मदद यूपी के लिए, तो कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? भारत की आबादी 130 करोड़ है और इसमें से यूपी की आबादी करीब 20 करोड़। कोरोना संकट से पूरे देश के लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मदद करने को फोकस कर रही है। यूपी की 20 करोड़ आबादी में से 60 लाख लोगों को कांग्रेस मदद पहुंचाने का दावा कर रही है। बाकी देश की 110 करोड़ आबादी में सिर्फ 7 लाख लोगों को मदद किया गया है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव में दावा किया कि उनके नेता और कार्यकर्ता सामर्थ्य के मुताबिक लोगों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना महामारी के संकट में भी राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान के बॉर्डर पर 1000 बसें खड़ी हैं और यूपी सरकार इसे चलाने की अनुमति दे। राज्य सरकार द्वारा बसों की लिस्ट मांगी गई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया।
इन 1000 बसों में ऑटो, कार, स्कूटर और एम्बुलेंस के नंबर निकले और इसके साथ ही ज्यादातर बसों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी ने बसें चलवाने का हुआ सिर्फ राजनीति के मकसद से किया था। दूसरी तरफ यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए परिवहन विभाग की 12,000 बसें चला रही है, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति के लिए बसें चलाने का ऐलान किया। कांग्रेस महासचिव भले ही लोगों की सहायता का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में प्रवासी मजदूरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैदल अपने घर जाने को मजबूर हैं। इन राज्यों से प्रवासी मजदूरों को भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में भरकर भेजा जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी प्रवासी मजदूरों की मदद करना चाहती है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में बसों को क्यों नहीं चला रही। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आजादी के बाद से कांग्रेस कई सालों तक यूपी पर राज करती रही, लेकिन अब यूपी की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। ऐसे में कांग्रेस खुद को जीवित करने की कोशिश कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट अमेठी भी हार गई। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी की अमेठी में बुरी हार हुई। प्रियंका गांधी की बस पॉलिटिक्स को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के लोगों को हर संभव मदद देने में लगी हुई है। प्रदेश में कोई मुद्दा न मिलने पर अब कांग्रेस कोरोना महामारी के संकट में राजनीति करने पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्ता का लालच कितना बुरा होता है कि इंसान भगवान को भी धोखा देने से बाज नहीं आता। ये बात आज उस शिवसेना के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है जो खुद को राम मंदिर निर्माण आंदोलन का अगुवा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आज सत्ता के चलते उसके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। शिवसेना कोरोना वायरस का बहाना बनाकर राम मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवाना चाहती है। संजय राउत के बयान ने शिवसेना के दोगलेपन को सामने ला दिया है कि शिवसेना राम मंदिर निर्माण को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। शिवसेना के मुख्य रणनीतिकार और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये वक्त राम मंदिर और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को देखने का नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से जंग का है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान कोरोना से जंग पर है। खुदाई के दौरान जो अवशेष मिलेंगे उन्हें देखने वाले और लोग हैं। अभी राम मंदिर, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को अलग रख दिया जाना चाहिए। अभी देश के सामने सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस है और उस पर फोकस करना चाहिए। संजय राउत के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने संजय राउत और शिवसेना पर सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा कि आज शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो गया है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लॉकडाउन के चलते कुछ दिनों बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो गया है। मंदिर के लिए जन्मभूमि स्थल की भूमि को समतल किया जा रहा है। समतलीकरण के दौरान बुधवार को वहां कई मूर्तियां, पुरातन और पौराणिक अवशेष जमीन में से निकले हैं, जो इस स्थान पर पहले एक मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। शिवसेना ने कुछ ही महीने पहले अपने पुराने साथी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया था और महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही शिवसेना के सुर बदले हुए नजर आते हैं। अब उसके हर कदम हिंदू धर्म और हिंदुओं के खिलाफ उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से बनी उद्धव ठाकरे की सरकार हिंदू विरोधी कहलाने लगी है। उद्धव राज में राज्य के हिंदू सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही हिंदू विरोधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है, ना पुलिस का। राज्य में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन कुर्सी बचाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। पालघर में जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई, उससे राज्य के हिंदुओं में दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि शिवसेना पर कांग्रेस की संगत का असर हो गया है। कांग्रेस के साथ आने के बाद शिवसेना भी उसके रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। सत्ता बचाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की तिलांजलि दे चुके हैं। कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता उद्धव ठाकरे पर हावी है, इसलिए वो हिंदुओं की उपेक्षा करने लगे हैं और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना संकट काल के दौरान भी कांग्रेसी और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सियासत अपने चरम पर है।
कोरोना की आड़ में गैर बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादती और मनमानी अपने चरम पर है। गैर बीजेपी राज्यों के क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्था और खराब खाने की शिकायतों की भरमार है, लेकिन इसकी चर्चा मुश्किल से ही बाहर आ पाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इतनी अंधी हो चुकी है कि राज्य में कोरोना काल में भी उन्मादी तत्वों पर कोई लगाम नहीं है। हुगली जिले के तेलनीपाड़ा समेत कई हिस्सों में हिंदुओं के घर जलाने के मामले सामने आए। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस से शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही मारने की धमकी दी गई। इलाके में लगातार आगजनी और लूटपाट की घटना जारी रही, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। मालदा के शीतला मातिर मंदिर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की, लेकिन ममता बनर्जी है जो कोरोना मरीजों के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने के लिए मीडिया को धमका रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता की इस धमकी को लेकर चिंता जाहिर की। संकट के इस दौर में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना को नियंत्रित करने से ज्यादा अपना राजनीतिक रुतबा दिखाने में जुटी है। कलकत्ता न्यूज चैनल के प्रसारण को जिस तरह से रोका गया, ये भी ममता की निरंकुशता का ही प्रमाण है। ममता की माने तो खबर वही है जो उनके मनमाफिक हो। ममता बनर्जी अपनी मनमानी कर रही हैं, वहीं राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन की मनमानी के चलते नर्सेज नौकरियां छोड़ने को मजबूर हैं। कोलकाता में कार्यरत 185 नर्सों ने नौकरी छोड़ दी। इसके साथ ही कई नर्सें हैं जो पलायन को मजबूर हैं। नर्सों का कहना है कि प्रशासन उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है। बगैर उचित व्यवस्था के उन्हें टेस्टिंग के अतिरिक्त कामकाज में भी लगाया जा रहा है। नतीजा यह है कि सैकड़ों नर्सें आंदोलन पे उतर आई। इसके साथ ही कईयों ने अपने गृह राज्यों का रुख कर लिया। ममता बनर्जी को कोरोना से जंग में जुटे अपने पुलिस वालों की भी सुध नहीं। यही वजह है कि कई पुलिस वाले खुलेआम बागी बन बैठे, जिसके चलते पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में सैनिटाइजर और खाने पीने की अपर्याप्त व्यवस्था से गुस्साए कांस्टेबलों ने न सिर्फ पुलिस उपायुक्त की पिटाई कर डाली, बल्कि मनाने आई ममता के सामने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के टोंक में कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाकों में गश्त करने गए पुलिस वालों पर लोगों ने हमला कर दिया। 17 अप्रैल को कसाई मोहल्ला इलाके में लाठी डंडे और तलवार से किए गए इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कोरोना के कर्मवीरों पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें लॉकडाउन में घर जाने को कहा। इससे ठीक 2 दिन पहले टोंक में ही संक्रमण को लेकर घर घर सर्वे करने गई टीम पर भी हमला हुआ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ जांजगीर में क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली और खाने पीने की बदइंतजामी के बीच एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। बिलासपुर के कुछ क्वारंटीन सेंटर में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के प्रवासी श्रमिकों और उनके बच्चों को ठहराया गया है, लेकिन खबरों के माने तो उन्हें नाश्ता तो दूर, थोड़ा बहुत जो खाना भी मिलता है उसमें भी दाल की जगह सिर्फ नमक पानी दिए जाने की शिकायतें मिल रही। इसके अलावा कोरोना काल में कांग्रेस शासित राज्य चुनिंदा मीडिया कर्मियों पर ज्यादतियां कर रहे हैं, उन पर FIR की धमकियां दे रहे हैं और कईयों पर तो हमले भी हुए हैं। डीजल के नाम पर गहलोत ने पहले ही यूपी सरकार से 19 लाख रुपए ले लिए, फिर 36 लाख का बिल भी थमा दिया। योगी सरकार ने इसका भी पेमेंट कर दिया, लेकिन जिन सैकड़ों बसों को अशोक गहलोत ने प्रियंका वाड्रा की सियासत के लिए करीब 3 दिनों तक बॉर्डर पर तैनात किया, उनका किराया कौन देगा? बस पॉलिटिक्स करने जब प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरी तब ऑटो, बाइक, कार और एम्बुलेंस की लिस्ट थमा दी, लेकिन अब इसी सियासी खेल में हुए बड़े घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों की भारी परेशानियों के बावजूद प्रियंका गांधी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में 1000 बसें भेजने का दावा किया। अब इस पूरे प्रकरण में घोटाले की बात सामने आने लगी। राजस्थान सरकार ने कोटा से विद्यार्थियों को यूपी भेजने के एवज में 36 लाख रुपए लिए। दरअसल स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होने पर राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट्स को यूपी ले जाने के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाई थी। राजस्थान सरकार द्वारा 70 बसों के लिए 36 लाख रुपए देने की मांग की गई। इसी आधार पर प्रियंका गांधी द्वारा बस प्रकरण मामले में घोटाला करने के आरोप लगने लगे हैं। प्रियंका गांधी से मांग की जा रही है कि अगर 70 बसों के लिए 36 लाख रुपए के आधार पर 1000 बसों का किराया 5 करोड़ 14 लाख 28 हजार रुपए बनता है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर ये बिल कहाँ है, किसे और कब भुगतान किया गया। अशोक गहलोत को भी इस बात का जवाब देना होगा कि राजस्थान सरकार की बसें कांग्रेस या प्रियंका वाड्रा की जागीर नहीं है, जिसे सरकारी खर्चे पर सिर्फ सियासत के लिए सड़कों पर दौड़ाया जाए। प्रियंका वाड्रा की सियासत की वजह से राजस्थान रोडवेज को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
क्या अशोक गहलोत की सरकार ने कांग्रेस को बिल भेजा है? अगर भेजा है तो कितने का, और कांग्रेस ने उसका अब तक भुगतान किया है या नहीं? कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया था कि प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान की सीमा पर 1000 बसें खड़ी हैं, लेकिन यूपी सरकार उन्हें चलाने की इजाजत नहीं दे रही। यूपी सरकार ने इजाजत दी। जब इन बसों के कागज मांगे गए तो ज्यादातर बसों के कागजात और फिटनेस में गड़बड़ी पाई गई। इसके उलट यूपी प्रदेश राज्य परिवहन की करीब 12,000 बसें प्रवासी मजदूरों की सहायता कर रही हैं। एक तरफ कांग्रेस यूपी में प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए बसें चलाने के लिए राजनीति कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस और गैर बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने अब खुले तौर पर कांग्रेस से किनारा कर लिया है। इसी वजह से दोनों पार्टियां सोनिया की बुलाई गई बैठक में नहीं आई। एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के बैठक में न होने के बाद सोनिया की बैठक एक तरह से यूपीए और कम्युनिस्ट पार्टियों की साझा बैठक बनकर रह गई। अब तक कांग्रेस के साथ नरम गरम का सियासी रिश्ता रखने वाले अखिलेश और मायावती को एकदम से छिटक जाना कांग्रेस के प्रताप का खत्म हो जाना माना जा रहा है। इन दोनों दलों को अब कांग्रेस का पिछलग्गू बने रहना कबूल नहीं है। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में एसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके काफी नुकसान झेला है। इसके अलावा प्रियंका भी अब प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में अगर एसपी कांग्रेस के साथ दिखाई देगी तो उससे प्रियंका को यूपी में मजबूती मिले। कांग्रेस के प्रियंका मॉडल को फेल करने के लिए भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। बीएसपी की बात करें तो मायावती कई बार ये कह चुकी हैं कि वो मोदी सरकार के खिलाफ किसी के भी साथ जा सकती है। इसी के चलते उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन ये दोस्ती लंबे समय तक नहीं टिक पाई। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के राजनीति में आ जाने से बीएसपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी अन्य दलों के साथ खड़ी हो जाती है तो उसके दलित कार्ड पर सवाल उठने लगेंगे। बीएसपी चाहती है कि वो अपनी पुरानी प्रो दलित विचारधारा के साथ ही लड़ाई लड़े और यूपी के दलित समाज को मैसेज दे कि बस वही है जो बिना किसी का साथ लिए दलितों के साथ खड़ी है। महज 15 महीने में मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब सिंधिया से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस एक बार फिर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की शरण में पहुंच गई। दरअसल 15 महीने चली कमलनाथ सरकार को सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने ही गिराया था, जिसके बाद से ही सत्ता से हाथ धोने वाली कांग्रेस बेहद बेचैन है। यही वजह है कि बीजेपी के हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इसका बदला लेने के लिए कांग्रेस 24 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की रणनीति बनाने का जिम्मा अब प्रशांत किशोर को सौंपा है। बिहार में नीतीश कुमार को जीत दिलाने में पीके की अहम भूमिका रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जिताने में, सत्ता तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही थी। कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए पार्टी ने 3 कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार किया था। हालांकि इसमें पीके के नाम पर मुहर लगी। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का वॉर रूम भोपाल में न होकर ग्वालियर में होगा। कांग्रेस सिंधिया समर्थक नेताओं के खिलाफ बेहद मजबूत प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रही है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। अब एमपी में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सीटों के भरोसे कांग्रेस सत्ता में लौटना चाहती है, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को किस ओर लेकर जाते हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने यूपी चुनाव में राहुल गांधी के लिए चुनावी कैंपेनिंग की कमान संभाली थी। पीके ने यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए खाट पर चर्चा कैंपेन चलाया था, लेकिन अंत में जब नतीजे आए तो कांग्रेस की ही खाट खड़ी हो गई थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत ने यूपी सरकार को 36 लाख का बिल थमाकर एक बार फिर से सियासत को तेज कर दिया। खास बात यह है कि बीएसपी की मुखिया मायावती भी अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में उतर आई और ट्वीट कर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। मायावती ने राजस्थान पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट करके कांग्रेस के कृत्य को अमानवीय बताया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित और कितना मानवीय है। इससे पहले मायावती ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस बस की राजनीति करने के बजाय श्रमिकों को ट्रेनों से भेजे। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें इनके घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए, तो ये ज्यादा उचित और सही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।